हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2020 वाले एग्जाम में विद 99.872 परसेंटाइल। और इस चैनल की बात करते हैं, इस चैनल पर हम लोग टू द पॉइंट्स लेक्चर्स देख रहे हैं जो कि प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड है। और पीओक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये लेक्चर डिराइव किया गया है विथ एक अच्छा नोट्स क्रिएट करने के बाद, पीओक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें और ऐड ऑन करने के बाद ये लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए, नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अभी बात करें हम लोग इस लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर 2 है अबाउट ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। और इससे पहले बात करें तो 4 यूनिट हम कवर करा चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये लेक्चर 2 चल रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके धीरे धीरे सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे चैनल। तो आप लोग अपडेट रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल पे। ठीक है, तो बात करते हैं लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में है ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। इससे पहले हमने देखा था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम यानी वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों ने देखा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को कि इंडिया में क्या था। ठीक है, तो कुछ एक्ट्स और कमीशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये ऑथोराइज करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए एनुअली को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए एनुअली प्रमोट करता था, मतलब ग्रांट किया जाता था। चार्टर एक्ट में 1813 में आया था। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट, ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। और उसके अलावा जो उसका जो मेन प्रोविज़न है, तो 1 लाख रुपए एनुअली फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और ये इनकरेज करता था मिशनरीज को भी, ताकि एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन रिलीजन है, उसके थ्रू ये प्रमोट करता है एजुकेशन को और क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैकलाय मिनट। मैकलाय मिनट 1835 में आया था। ये ड्राफ्ट किया गया था थॉमस बेबिंगटन मैकलाय के द्वारा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ही इसमें भी फोकस किया गया। ठीक है, और इसमें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को जो है वो सुपीरियर दिखाया जाता है ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था उससे। सुपीरियर क्या था? अकॉर्डिंग टू मैकलाय मिनट, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो था वो सुपीरियर था, और जो ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उससे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ये भी 1835 में आया था। ये विलियम वेंटिक ने शुरुआत किया था, इसका इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसमें फंड्स को जो था वो री एलोकेट किया गया था, ताकि इंग्लिश एजुकेशन को और लिटरेचर को प्रमोट किया जा सके। तो ये प्राइमरली तब का था। ये भी 1835 में आया था बाई विलियम बेंटिक। और ये नाम से मैकलाय मिनट जो है वो नाम से समझ में आ रहा था कि मैकलाय ने ही लाया था, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो विलियम बेंटिक लाए थे। और इसमें फंड्स का रिलोकेशन होता था। तो ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, अगर ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन और इनैक्टमेंट छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी इंग्लिश एजुकेशन और लिटरेचर को इंडिया में प्रमोट करने के लिए था। उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। सर चार्ल्स वुड्स ने ड्राफ्ट किया था इसको। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच में ये होता था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी स्कूल्स में इनैक्ट करने के लिए। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज इसको हाईलाइट कर दूं मैं। और एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम का था। तो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। आप सिंपली याद रखते हैं, वुड्स नाम याद रहेगा। और ये कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्राइमरी स्कूल्स में और एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम्स को हाई स्कूल में। ठीक है, और इंग्लिश को जो था वो मीडियम कॉलेज एजुकेशन में। तो ठीक, तो प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स में वर्नाकुलर लैंग्वेज, हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड इंग्लिश मीडियम फॉर कॉलेज एजुकेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो था उनका ये था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको इम्पोज करना है इंडियंस पे, उसको सुपीरियर दिखाना। सारे एक्ट में यही था। ठीक है, उसके बाद वुड्स डिस्पैच जो था वो फीमेल एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लॉ में, मेडिसिन में, सिविल इंजीनियरिंग में, इन सारी चीज़ों में भी था। और 54 के बाद ही, इसी एक्ट के बाद, वुड्स डिस्पैच के बाद ही इस्टेब्लिश हुए 3 यूनिवर्सिटीज़, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के ब्रिटिश टेन्योर के दौरान। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857। ठीक है, याद रखिएगा इनका इनैक्टमेंट।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी आया, इसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही, वो भी वुड्स डिस्पैच का ही इफेक्ट था। ठीक है, इसके बाद आता है हंटर कमीशन 1882 में। हंटर कमीशन आता है, ठीक है, इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ये आता है 1882 में। ठीक है, इट एड्रेसेड द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच एंड इनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइज पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन। तो हंटर कमीशन का बेसिकली ये था कि इनकरेज करता था प्राइवेट एंटरप्राइज को हायर एजुकेशन में। ठीक है, 1882 में आया था हंटर कमीशन। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। ये पास हुआ टू ट्रांसफर द ब्रिटिश पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन। दिस एक्ट मार्क फॉर्मल ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन पॉलिसी। तो ब्रिटिश कंट्रोल को एक फॉर्मल एक प्रॉपर वे में, जैसे इससे पहले तो सारी चीज़ें चल रही थी, ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, लेकिन वो एक फॉर्मल नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो एजुकेशन सिस्टम जो था वो ब्रिटिश कंट्रोल में आया फॉर्मली, पूरा एक एक्ट के थ्रू। ठीक है, और इसमें अनेबल किया गया एजुकेशन पॉलिसी में, एनेबलिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, जो कि लॉर्ड कर्जन ने इनिशिएट किया था। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, सॉरी, दिस कमीशन रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिजल्टिंग इन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो यही इसी कमीशन को रिफॉर्म रिजल्ट बना कि एक एक्ट बनाया गया 1904 में। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट तो प्राइमरली नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, और हाँ, इंपीरियल लाइब्रेरी जो था वो इसी यूनिवर्सिटी का, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के ही बाद आया था। ठीक है, इसी के एक फाउंडेशन, इसका रिजल्ट था कि एक फाउंड किया गया इंपीरियल लाइब्रेरी को। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया 1904 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट से नाम में समझ में आ रहा है कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ही था। उसके बाद सदलर कमीशन जो कि 1917 टू 1919 में आया। ठीक है, दिस कमीशन रिकमेंडेड रिस्ट्रक्चरिंग सेकेंडरी एजुकेशन, इंट्रोड्यूसिंग अ 12-year स्कूल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग वोकेशनल एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 तक का जो था जो सिस्टम था वो सडलर कमीशन में ही आया था 1917 एंड 1919 में, और वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग एक शॉर्ट में देखें इसको तो ये कुछ ऐसा था कि सबसे पहले आया था चार्टर एक्ट 1813 में, उसमें 1 लाख रुपीज़ एनुअली प्रमोट किया जाता था इंडियन एजुकेशन को। उसके बाद मैक्लायमिन एक्ट आया था 1835 में, जो कि सुपीरियरिटी दिखाता था इंग्लिश एजुकेशन को ओवर ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आ गया, तो नाम ही था इसका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जो कि विलियम बेंटिक था। तो ये भी था, ये इसमें फंड्स को रिलोकेट किया जाता था ताकि इंग्लिश का एजुकेशन और लिटरेचर को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, जिसमें ये था कि प्राइमरी लेवल तक जो था वर्नाकुलर लैंग्वेज चलेगा, उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम आ जाएगा हाई स्कूल में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम आ जाएगा इसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वुड्स डिस्पैच का ही एक आउटकम था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास फॉर्म हुए 1857 में, फॉलोड बाई कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद हंटर कमीशन आया 1812 में, 1882 में, उसमें इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेज करता था प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हायर एजुकेशन में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। उसके बाद ये एक फॉर्मल एक्ट था, जिसमें ब्रिटिश क्राउन जो था वो एजुकेशन पॉलिसी पे कंट्रोल कर लिया इंडिया के फॉर्मली, और ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1902 में बाई लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो कि रिजल्ट हुआ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, और फाउंडेशन हुआ इंपीरियल लाइब्रेरी का। उसके बाद 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जो कि प्राइमरली रिलेटेड है यूनिवर्सिटीज़ से, तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी पे ये ध्यान देता है। उसके बाद लास्ट में जो था सदलर कमीशन 1917 में, 1999 में। ठीक है, ये कमीशन रिकमेंड करता है स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 तक का स्कूल सिस्टम था, और उसके बाद वोकेशनल एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी। ठीक है, तो सदलर कमीशन में क्लास 12 स्कूल सिस्टम ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उसके बाद आता है कि कुछ एजुकेशनल रिफॉर्मर्स की बात करें उस टाइम में, ब्रिटिश टाइम में, तो पहले तो थे राजा राम मोहन राय, जो कि 1772 टू 1833 तक थे।
ठीक है। ये फाउंडर थे ब्रह्म समाज के, इन्होंने एडुकेट किया था वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को और इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन को, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंस्टीट्यूशंस लाइक हिंदू कॉलेज एंड वेदांता कॉलेज। 2 कॉलेजेस इन्होंने स्टार्ट किए थे, हिंदू कॉलेज और वेदांता कॉलेज, ठीक है, जहाँ पे साइंटिफिक एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन दोनों प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि 1820 में आए। उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दिया और बूढ़ी रूरल पे ध्यान दिया, और बहुत सारे स्कूल्स खुलवाए उन्होंने गर्ल्स को लेके। उसके बाद सर सैयद अहमद खान 1817 टू 1898 इन्होंने फाउंड किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इन्होंने इंटीग्रेट किया इस्लामिक एंड वेस्टर्न एजुकेशन को एक साथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्योतिराव फुले, जो कि 1827 टू 1890 इन्होंने ये फोकस करते थे एजुकेशन दलित एंड वुमेन्स पे, फाउंडिंग द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। तो ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे स्टार्ट किया था। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 टू 1956 established educational institutions like सिद्धार्थ कॉलेज टू uplift marginalized communities, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट आई 1847 में एंड टू 1933 इन्होंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था, हिंदू कॉलेज बनारस में स्टार्ट किया था, प्रमोट किया रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। उसके बाद गांधी आए, गांधी 1869 टू 1948 इन्होंने एडुकेट किया नई तालीम सिस्टम, एंड नई तालीम सिस्टम बेसिकली ड्रॉप आउट्स के लिए था, एम्फसाइजिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर आए, टैगोर ने भी 1861 की बात करें तो 1941 तक चले थे। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया था, और ये ब्लेंड करता था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन फिलोसफीज को, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले 1866 1915 टू 1915 ये एडुकेट करते थे फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक। उसके बाद कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख लिया जाए तो सबसे पहला था बिथुन कॉलेज, जो कि 1879 में था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लोकेटेड इन कोलकाता। बिथुन कॉलेज इज एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। इट इज़ ओल्डेस्ट वुमेन कॉलेज इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट वुमेन कॉलेज इन इंडिया कौन सा है, तो बिथुन कॉलेज कलकत्ता में है। और इस्टेब्लिश गर्ल्स स्कूल इन 1849, पहले 1849 में गर्ल्स स्कूल था एंड फिर अपग्रेड कर दिया गया टू अ कॉलेज इन 1879। उसके बाद हिंदू कॉलेज, जो कि 1817 में आया था, फाउंडेड इन कोलकाता विद सपोर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय। तो उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। पहले ये था, इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाई सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ये मॉडर्न एजुकेशन पे था फॉर मुस्लिम्स के लिए स्पेशली। एंड उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था 1921 में, ये कि आर एन टैगोर ने शांति निकेतन में स्टार्ट किया था इसको। इट एम टू ब्लेंड द बेस्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन ट्रेडिशन को एक्सेप्ट एंड कोलाबरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। और बात करें अबाउट द यूसी नेट एग्ज़ाम, तो यूसी नेट एग्ज़ाम सिलेबस कवरिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन, और एक राइट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इसके लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा रहता है। एंड ठीक है, आप एक नंबर तक सिलेबस कवर करें, लेकिन आप एक राइट स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो उसी के लिए फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मेंटरशिप या फिर खुद टीचिंग नोट्स प्रोविजन और PYQs प्रोवाइड कराने के लिए मैंने एक पर्सनलाइज्ड टीचिंग गाइडेंस स्लैश मेंटरशिप के लिए एक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8546007579, या फिर आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं हैंडल डाल दूँगा। और ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को जिसको ज़रूरत हो नीडी पीपल को, ठीक है। शुक्रिया।